हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू गुरुकुल क्लासेस। मैं धर्मेंद्र गोस्वामी। जैसा पता है कि हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं लीगल एप्टीट्यूड या फिर लीगल स्टडी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज को। और याद देखिएगा, यहाँ पहला चैप्टर जो भारतीय संविधान को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज का हमारा सेकंड चैप्टर है आपका जुडिशरी, जिसे हिंदी में आप न्यायपालिका या फिर न्यायिक पुनर्विलोकन भी कहते हैं। याद देखिए, चाहे आपने LLB के लिए अप्लाई कर रखा हो या फिर BA LLB के लिए, चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी या फिर किसी स्टेट यूनिवर्सिटी के लिए, ये कॉमन टॉपिक है जो हर जगह पूछा जाता है, इसलिए आपको बहुत ध्यान से इसको पढ़ना है। ठीक, अब देखिए आ जाएंगे अपने। देखिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो जुडिशरी से रिलेटेड जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने है। हाँ, इससे पहले आपको बता दें, आप चाहे तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको टाइप करना है टेलीग्राम पे जाकर, हिंदी में टाइप करना है। आपको देखिए यहाँ पे दिया गया है, हिंदी में टाइप करना है आपको गुरुकुल, और इंग्लिश में टाइप करना है आपको क्लासेस। जैसे वहाँ गुरुकुल हिंदी में और इंग्लिश में टाइप करेंगे क्लासेस, तो आपको टेलीग्राम चैनल हमारा मिल जाएगा, वहाँ आप ज्वाइन कर लें, वहाँ पे आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक, अब देखिए हमारा पहला क्वेश्चन आज का क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है। तो याद रखिएगा, भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसके तहत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है, वह है अनुच्छेद 32। और 32 की बात देखिए है ऑप्शन नंबर डी में, तो हमारे यहाँ पे डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, फिर आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान के अनुल्लंघनीय मौलिक ढांचा घोषित किया है। तो आपको याद रखना है कि भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान के अनुल्लंघनीय मौलिक ढांचा घोषित किया है, वह है अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 226 और अनुच्छेद 227। ठीक, और ये हमारा जो 4 ऑप्शन है ये बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो 1, 2, 3 ये तीनों राइट हैं। अब ये 1, 2, 3 की बात किस में की गई, देखिए है ऑप्शन नंबर हमारा ए में, तो हमारे यहाँ ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान के अनुल्लंघनीय मौलिक ढांचा घोषित करते हैं, वह है अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 226 और अनुच्छेद 227। ठीक, फिर आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए। तो याद रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम न्यायालय में जो एडवोकेट होना चाहिए उच्च न्यायालय में, वो उम्र है, मतलब जो एडवोकेट होना चाहिए उच्च न्यायालय में, वो है आपका 8 वर्ष। और 8 वर्ष की बात देखिए ऑप्शन नंबर सी में, तो हमारे यहाँ सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम 8 वर्ष तक उच्च न्यायालय में एडवोकेट होना चाहिए। ठीक, फिर आ जाएंगे देखिए अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का उच्चतम न्यायालय कानून या तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को परामर्श देता है। देखिए ऑप्शन क्या कह रहा है, ऑप्शन ए है कि अपनी पहल पर, ऑप्शन बी है तभी जब वह ऐसे परामर्श के लिए कहता है, ऑप्शन सी में है तभी जब मामला नागरिकों के मूल अधिकारों से संबंधित हो, या फिर ऑप्शन डी तभी जब मामला देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा पैदा करता हो। तो याद रखिएगा, भारत का उच्च न्यायालय कानून या तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को परामर्श देता है। कब देता है, जब राष्ट्रपति खुद उनसे परामर्श मांगेगा तभी देगा। और ये देखिए कहाँ ये बात, यह ऑप्शन नंबर बी में आया है, और बी में कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति को तभी देगा, कब, कि जब वह मतलब जब राष्ट्रपति ऐसे परामर्श के लिए कहता है, जब परामर्श के लिए राष्ट्रपति कहेगा तभी क्या होगा, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति को देगा। ठीक, परामर्श देगा, ऐसे ही नहीं। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो बी होगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कोई भी संविधान संशोधन कानून भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है। मतलब कोई भी संशोधन, अगर संविधान में कोई भी संशोधन किया गया है कानून में, तो भारतीय सर्वोच्च न्यायालय उसे असंवैधानिक घोषित कर सकता है। कब कर सकता है, उस कंडीशन को हमें समझना है। ऑप्शन ए देखिए क्या कह रहा है कि वर्तमान द्विस्तरीय संघीय व्यवस्था के स्थान पर 3 स्तरीय व्यवस्था स्थापित करता है, या फिर ऑप्शन बी विधि के समक्ष समानता के अधिकार को भाग 3 से हटाकर संविधान में अन्यत्र कहीं रखा जाता है, या फिर ऑप्शन सी कार्यकारिणी की संसदीय व्यवस्था के स्थान पर अध्यक्षात्मक व्यवस्था रखता है, या फिर ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय के भार को कम करने हेतु एक संघीय अपीलीय न्यायालय स्थापित करता है। तो इन चारों में हमारा जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा, हमें ये देखना है।
हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी होगा। याद रखिएगा, कोई भी संविधान संशोधन कानून भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है यदि वह विधि के समक्ष समानता के अधिकार को भाग 3 से हटाकर संविधान में अन्यत्र कहीं रखता है, तब इसे याद रखिएगा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित कर दिया जाएगा, और या फिर वो कर सकता है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो बी होगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, फिर आ जाएंगे, देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि संविधान में किस न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान है? तो याद रखिएगा, संविधान में जिस न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान है वह है भारत का सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय और साथ ही साथ जिला एवं सत्र न्यायालय। इन तीनों में ही याद रखिएगा, संविधान में इन तीनों ही न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो डी होगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना कि याद रखिएगा, संविधान में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय में और साथ ही साथ जिला एवं सत्र न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान है, तदर्थ न्यायाधीश रखने की नियुक्ति का प्रावधान है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो डी होगा यहाँ पे हम इसको राइट आंसर मान लेंगे, क्योंकि हमारे तीनों ही ऑप्शन क्या है, ए बी सी सही है। फिर देखिए आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति आती है। एक बार फिर क्वेश्चन को समझ लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्तियां हैं या फिर उसमें शक्तियां आती हैं। तो कहां पे आती हैं? तो याद रखिएगा, ये हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। इसकी अपीली अधिकारिता के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय की शक्तियां आती हैं। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की जो शक्तियां आती हैं वो अपीली अधिकारिता के अंतर्गत आती हैं। ठीक, फिर आ जाएंगे हमारा अगला क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। तो सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है, कब होती है? ऑप्शन यहाँ ए बी सी डी देख लीजिए। ऑप्शन ए देखिए है, कतिपय न्यायाधीश दीर्घकालीन अवकाश पर जाते हैं तब, या फिर अस्थायी नियुक्ति के लिए कोई उपबंध नहीं होता, या फिर ऑप्शन सी आपका है, न्यायालय के समक्ष लंबित वादों में असाधारण वृद्धि होती है तब, या फिर ऑप्शन डी, न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों को कोरम नहीं होता। तो याद रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है जब न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम नहीं होता। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसलिए हमारे यहाँ पे डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको जानना है, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है जब न्यायालय की किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम नहीं होता। ठीक, फिर आ जाएंगे, देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह धारणा व्यक्त की कि मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उसे सबसे अच्छा लगे उस तरह अपनी जिंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाते हैं? वह वाद है गोलखनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब। गोलखनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब देखिए है ऑप्शन नंबर बी में। तो हमारे यहाँ बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि गोलखनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब में उच्चतम न्यायालय ने यह धारणा व्यक्त की कि मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा चाहे उसे सबसे अच्छा लगे उस तरह से अपनी ज़िंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए वो सक्षम बनाते हैं। यह बात कहाँ बोली गई थी? यह बात बोली गई थी गोलखनाथ बनाम स्टेट पंजाब में। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि कब की जाती है। तो याद रखिए, देखिए ऑप्शन में क्या पहले देख रहे हैं। ऑप्शन आया कि राज्यसभा द्वारा अनुमोदित किए जाने पर, या फिर ऑप्शन बी में है कि लोकसभा की सलाह पर, या ऑप्शन सी में है प्रधानमंत्री की सलाह पर, या फिर ऑप्शन डी में है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के साथ। तो याद रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो नियुक्ति की जाती है वह राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय, याद रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के साथ की जाती है। तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श की बात देखिए है ऑप्शन नंबर डी में। तो हमारे यहाँ पे डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो नियुक्ति की जाती है वो राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के साथ की जाती है। ठीक, फिर आ जाएंगे देखिए अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है?
तो हमारा सही आंसर होगा वो होगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति देखिए ऑप्शन नंबर सी में, तो हमारे यहाँ पे सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ठीक, फिर आ जाएंगे देखिए अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सेवानिवृत्त होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं। तो कहाँ पे वकालत कर सकते हैं? देखिए ऑप्शन ए में है केवल सर्वोच्च न्यायालय में, या फिर ऑप्शन बी आ गया उच्च न्यायालय में, या फिर ऑप्शन सी में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों में, या फिर ऑप्शन डी किसी भी न्यायालय में नहीं। तो आपको याद रखना है कि सेवानिवृत्त होने के पश्चात में रिटायर होने के बाद याद रखिएगा सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं वो कहीं भी किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते, और किसी में भी नहीं की बात देखिए है ऑप्शन नंबर डी में है। तो हमारे यहाँ पे डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि सेवानिवृत्त होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो है ये किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते। फिर देखिए आ जाएंगे हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निर्धारित किया जाता है। तो किसके द्वारा किया जाता है? तो याद रखिएगा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का जो वेतन निर्धारित किया जाता है वो किया जाता है संसद द्वारा। और संसद की बात देखिए है ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी पे, तो हमारे यहाँ पे सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो हमें याद रखना है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का जो वेतन निर्धारित किया जाता है वो संसद के द्वारा किया जाता है। ठीक, फिर आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है? तो आपको याद रखना है कि भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है वह है अनुच्छेद 13। आपका आ जाएगा 134 का ए को मिलाकर अनुच्छेद 132 को पढ़ना, और ये देखिए है ऑप्शन नंबर सी में। तो हमारे यहाँ पे सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय अधिकार से संबंधित है वह है अनुच्छेद 134 का ए को मिलाकर अनुच्छेद 32 को पढ़ना, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो हमारे यहाँ पे सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, फिर देखिए हमारा आज का कुछ अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि आज का में भी ये लास्ट क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि न्यायिक पुनर्विलोकन में न्यायालय को निम्नलिखित अधिकार है। तो न्यायिक पुनर्विलोकन में न्यायालय को कौन से अधिकार हैं? इन जो भी ऑप्शन दिए गए ऑप्शन ए, बी और सी और डी में। देखिए ऑप्शन ए क्या कह रहा है, यदि कोई कानून या आदेश संविधान के विपरीत हो तो उसे असंवैधानिक घोषित करना, यह अधिकार है। या फिर ऑप्शन बी में है निचले न्यायालयों के आदेशों को पुनर्विलोकन करना। या फिर ऑप्शन सी ये अधिकार है कि निचले न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध अपील सुनना। या फिर ऑप्शन डी में है कि कानूनों का इस दृष्टिकोण से परीक्षण की क्या उनके बनाने में निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन हुआ है। तो याद रखिएगा हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा यदि कोई कानून या आदेश संविधान के विपरीत हो तो उसे असंवैधानिक घोषित करना, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन हमारा था कि न्यायिक पुनर्विलोकन में न्यायालय को निम्नलिखित अधिकार हैं। तो कौन से अधिकार हैं? तो न्यायिक पुनर्विलोकन में जो न्यायालय को अधिकार है वह यह है कि यदि कोई कानून या आदेश संविधान के विपरीत हो तो उसे असंवैधानिक घोषित करना, ये अधिकार है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो मे भी यहाँ पे ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अभी के लिए क्या करते हैं, इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे की जो क्वेश्चन बचे हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको सारी चीज़ समझ में आ रही है तो प्लीज़ यूट्यूब आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो आप वहाँ पर टेलीग्राम चैनल पर जाएँ और टाइप करें गुरुकुल, हिंदी में और इंग्लिश में टाइप करें क्लासेज, आपको चैनल मिल जाएगा। वहाँ पर आपको सारी वीडियोज़ 1 बाय 1 सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक, तो चलिए आज कितने रखते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।